तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी की सेकंड क्लास पढ़ाई थी। होपफुली वो आप लोगों की समझ आ गई होगी और आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। अब उस क्लास का कंक्लूजन यही है, आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट हाई होगा वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। लेकिन सिर्फ यही कंडीशन नहीं, एक कॉज हो सकता है लेकिन सारा कॉज यही हो ऐसा संभव नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। कुछ और भी कॉज होते हैं टेम्परेचर को जो डिसाइड करते हैं उस इलाके का तापमान कैसा होगा। उनमें से एक कारण ये था कि कहीं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हाई है तो इसका मतलब वहाँ तापमान अधिक होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कम है तो वहाँ का तापमान कम होगा। तो सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ था? विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास। तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी कर्क और जो मकर रेखा इसके मध्य में सूर्य की किरणें वर्ष में क्या है कम से कम 2 बार क्या पड़ रही थी, लंबवत पड़ रही थी। इसी वजह से इन इलाकों में ज़्यादा क्या मिलती है, हीट मिलती है और यहाँ गर्मी होती है। जैसे ही आप 0 डिग्री से ध्रुव की ओर जाने लगोगे, चाहे नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में, वहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होता जाएगा। तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो तिरछा पड़ने का मतलब होगा उनमें क्या होगा, उतनी हीट नहीं रहेगी। दूसरा, उसमें जो रिफ्लेक्ट होगी या मतलब जो आप लोग एल्बिडो मैंने आपको बताया था उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसीलिए ध्रुवीय इलाकों में अपने आप में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होने की वजह से तापमान कम रहता है भूमध्य रेखा की अपेक्षा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ग्रीष्म अयनान क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, विषुव यानी शीत अयनान क्या होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून। किस तिथि को भूमध्य रेखा पर जो मतलब भूमध्य रेखा के आसपास 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात तो खैर हमेशा लगभग रहती है, लेकिन जो 0 डिग्री की लाइन थी उसमें कब सूर्य की किरणें प्रॉपर लंबवत पड़ती हैं, वो 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, 23 सितंबर, 1 सितंबर, 21 मार्च। ये आपके अच्छे से तैयार हो गए होंगे। साथ ही साथ क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, उस झुकाव के कारण भी यानी उसके झुकने के कारण भी क्या है, तापमान उससे प्रभावित होता है। तो आज आपको उससे आगे को देखना है, हम लोग उससे आगे की क्लास चेक करेंगे और ये देखेंगे कि अदर क्या फैक्टर हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। तो आपको हेडिंग लिखना है, आपतन कोण के अतिरिक्त अन्य कारक जो तापमान को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट के अलावा अदर कॉज जो टेम्परेचर को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको, अन्य कारण जो तापमान को निर्धारित करते हैं, जो ध्यान से समझना, ठीक है, तापमान को निर्धारित करते हैं, डिसाइड करेंगे कि किसी इलाके का तापमान कैसा होगा, निर्धारित करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाओगे, थोड़ा सा संयम बनाए रखना है, ठीक है। इसमें पहला आपने लिखना है बच्चों, जलीय व स्थलीय सतह, यानी जो वाटर वाला इलाका है या जो जल है या जो स्थल है जहाँ लैंड वाला, ठीक है, स्थलीय सतह, ये भी अपने आप में किसी स्थान के तापमान को डिसाइड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा। अब देखो, क्योंकि अगर तापमान ही एकमात्र कारण होता, यानी सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट ही एकमात्र कारण होता आपका टेम्परेचर को डिसाइड करने का, तो इसका ये मतलब होता जो समताप रेखाएं हैं यानी आइसोथर्मल यानी समताप रेखाएं हैं वो अक्षांशों के पैरेलल होती है। यानी कहने का मतलब, अभी कभी आप लोग, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, अपने मैप देखना, एक बार गूगल सर्च करना कि जो थर्मल लाइंस हैं वो ऐसे दिखेंगी आपको, जैसे मैप है, वर्ल्ड मैप है, ऐसे दिखेंगी, कोई ऐसा, कोई इस प्रकार से, कोई ऐसे, कोई इस प्रकार से, कोई सीधे, कोई थोड़ा नीचे, इस प्रकार से आपको दिखेंगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट एकमात्र कारण होता है, यानी अपने आप में आपतन कोण एकमात्र कारण होता तापमान को निर्धारित करने का, तब वो जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उसी के पैरेलल क्या होते हैं, अपने आप में समताप रेखाएं। क्यों? क्योंकि इसका भी सेम होता है, इसका भी सेम होता है, इसका भी, यहाँ भी जो जगह है ये भी सेम, लेकिन ऐसा है नहीं, समताप रेखाएं ऐसी हैं इस प्रकार से, इस टाइप से, ठीक है। यानी कहीं यहाँ पे ज्यादा है, कहीं यहाँ कम है, कहीं यहाँ, यानी समताप रेखाएं किसको कहते हैं, समान तापमान को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई अदर कॉज भी होंगे जो तापमान का निर्धारण करते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने लिख दिया जलीय व स्थलीय सतह, ठीक है। अब देखिए, सपोज ये वाटर का इलाका है, ध्यान से समझना, ठीक है, और ये कौन सा है जहां वाटर नहीं, यानी स्थल खंड है, ये वाला। अब यहां से क्या आई, सनरेज आई, यानी मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ये रहा इस प्रकार से। ये क्या है, अपने आप में जल है, ये क्या है, अपने आप में स्थल है, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना बच्चों, तीन चीज, पहला, सेकंड और थर्ड। पहला है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सेकंड है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ठीक है।
ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, और ये होगी स्पेसिफिक हीट। और थर्ड हो गया अपने आप में तापीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, तापीय चालकता। ये आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। देखो ये तीनों जो चीजें हैं ये जल की अधिक होती है स्थल से, यानी वाटर का जो इलाका होगा, जल वाला जो भाग होगा, वो जो लैंड वाले भाग से इसकी जो है ये तीनों चीजें ज्यादा है, यानी ये जलीय सतह से कि स्थल के कंपैरिजन में ये तीनों चीजें ज्यादा है। तो इसके आगे आपने ऐसे लिखना है, ये लिखो, ये तीनों अभी बताता हूं क्या है, ठीक है। जलीय सतह की, जलीय सतह यानी जो वाटर सरफेस है, ठीक है, सतह की किससे अधिक है अपने आप में, ये स्थल से अधिक है, स्थल से अधिक। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, समझे नहीं। देखो पहली बात है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, इसका क्या मतलब होता है, यानी अगर आप कहीं का वॉल्यूम यानी जो आयतन है अगर कॉमन मान लिया जाए, उससे न घटेगा न बढ़ेगा, यानी एक फिक्स्ड आपका वॉल्यूम हो गया, उसमें अगर आपको 1 ग्राम गैस है, यानी 1 ग्राम गैस, उसको हीट देने के लिए जो आपकी एनर्जी यानी कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड जो उसको हीट देने के लिए आपकी टेम्परेचर चाहिए, वो उसका विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कहलाता है। यानी स्पेसिफिक हीट कुछ नहीं है, स्पेसिफिक हीट क्या है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये अपने आप में स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, यानी किसी भी जगह अब थोड़ा सा कूल रहना, ठीक है। ये आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अगर किसी जगह का वॉल्यूम यानी आयतन कांस्टेंट है, यानी फिक्स्ड कर दिया, ठीक है, यानी आयतन फिक्स कर दिया, आयतन ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो 1 ग्राम गैस के मॉलिक्यूल्स को आप जितनी कैलोरी चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो उसका स्पेसिफिक हीट कहलाता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो जल वाला भाग है इस पे स्पेसिफिक हीट अधिक होता है, यानी ये नॉर्मली गर्म नहीं होता, आप लोग खुद ही पता है आपको पानी कितनी देर में गर्म होता है, ठीक है, यानी हीट उसको बहुत हाई स्पेसिफिक हीट है इसकी, इसके कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब है जल बहुत धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा इसके कंपैरिजन में, किसके, स्थल के। क्यों, क्योंकि जल की स्पेसिफिक हीट अधिक है। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जैसे घर में होते हैं, अब रोटी वोटी बनाते हो, पहले के जमाने में देखा आपने कितने मोटे मोटे तवे आते थे, उनका क्या होता था, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता था, वो तवा गर्म होता ही नहीं था। कढ़ाइयां देखो कितनी देर में गर्म होती थी। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि स्पेसिफिक हीट जिनकी कम होती है, ऐसे मार्केट में तवे वगैरह आने लगे ताकि वो जल्दी गर्म हो जाए, ठीक है। तो आज से कभी जो गृहिणियां हैं, दुकानदार के पास जाओगे तो बोलना एक कढ़ाई दे दो जिसका स्पेसिफिक हीट कम हो, अपने आप होता है दुकानदार बेहोश। उसको क्या करना है, आपको तवा मांगना, बोलना कि स्पेसिफिक हीट जिसका कम है ऐसा तवा दे दो, वो बेहोश भी होगा, वो वहीं, मतलब क्या कहूं, अब छोड़ दीजिए। तो ये आपका पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट जल का क्या होता है, अधिक होता है, स्थल का कम होता है। तो इसका मतलब है कि जल धीरे धीरे गर्म होगा, पहली चीज। दूसरा पारदर्शिता, आप लोग खुद ही जानते हैं, ट्रांसपेरेंट, पानी के आर पार दिखता है आपको या स्थल के आर पार दिखता है, मुझे खुद बताओ। पानी के आर पार दिखेगा ना, तो इसका क्या मतलब है, जो जल की ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, वो किसके कंपैरिजन में अधिक है, स्थल के कंपैरिजन में। यानी जो सूर्य की किरणें आएंगी, जो रेडिएशन आएगा वो अंदर तक जाएगा वाटर के, और जबकि जो स्थल खंड है उसके अंदर तक वो नहीं जाएगा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कम होती है। तीसरा तापीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा आप ये मान के चलिए, थर्मल कंडक्टिविटी हीट ट्रांसफर का एक तरीका है, यानी जो हीट को फैलाने का या गर्मी को देने का या हीट फैलाने का, यानी हीट को ट्रांसफर करने का एक तरीका मान के चलिए तापीय चालकता। वो तीनों ही किसकी अधिक है, जल की। तो इसका ये मतलब है ये तीनों ही जलीय सतह की क्या है, अधिक है, किसके कंपैरिजन में, स्थल के। यानी स्थल खंड से ज्यादा जल खंड की क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, पारदर्शिता और तापीय चालकता, ये तीनों अधिक है। इसका ये परिणाम हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, तो रिजल्ट क्या निकलेगा इसका सीधा सीधा रिजल्ट ये निकलेगा कि जो ऊष्मा की दर है, गर्म होने की दर है किसकी, जल की, वो किससे कम होगी, स्थल से। यानी ये धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा, ये जल्दी गर्म होगा। क्यों, इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसकी कम है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा, ये धीरे धीरे, ये जल्दी क्या होगा, गर्म होगा। तो इसका ये परिणाम होगा, जलीय सतह पर ऊष्मन की दर कम होगी, यानी हीट, रेट ऑफ हीट, ठीक है, जलीय सतह का की ऊष्मन दर, हीट ऑफ रेट लिख दिया मैंने, ठीक है, हीट ऑफ रेट, ऊष्मन दर कम होगा,
यानी जलीय सतह की ऊष्मन रेट कम होगा, इसका परिणाम होगा, क्योंकि ये ऐसा है। जैसे ही आपको पता चला कि ऊष्मन दर जलीय सतह की कम है, तो इसका क्या मतलब है कि ये आराम से अपने आप में क्या होने वाला है, गर्म होने वाला है, ये वाला पोर्शन, और ये जल्दी गर्म होगा। तो खुद बताइए, कोई एक जगह है, जैसे यहां पर महाराष्ट्र है, सपोज महाराष्ट्र का मतलब मुंबई है, ठीक है, और उसी के बगल में मुंबई का समुद्र है, यानी जो सी पोर्शन है। अब ये समुद्री सतह, ये महाराष्ट्र है, तो बताइए ये समुद्र है, ये स्थलखंड है, तो इनमें से बताओ कौन सा भाग जल्दी गर्म होगा, कौन सा देर में। तो मुंबई का भाग जो शहर है वो जल्दी गर्म होगा, जो समुद्र वाला भाग है वो धीरे गर्म होगा, ठीक है। तो मुंबई से अगर आप समुद्र की ओर जाओगे तो आपको गर्मियों के दिनों में कम गर्मी लगेगी। जैसे आप मुंबई से समुद्र की ओर जाने लगे, बीच की ओर जाने लगे, तभी तो आप लोग गोवा वगैरह जाएंगे, शादी वादी प्लान करके, वो गर्मियों के टाइम पे जाएंगे। यहां गर्मी होगी तो गोवा चले जाना, आपको पता चल जाएगा कि आप जैसे ही समुद्र के पास जा रहे हैं तो वहां का जो टेम्परेचर है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, जो आपका गोवा शहर है या आपका जो मेन शहर है, ठीक है। एक चीज ये होगी। दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है, जलीय सतह का ये आपने लिख दिया होगा। अब इसका क्या परिणाम होगा, ठीक है। सपोज देखो गर्मियों का टाइम है, यानी जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक। अब ये मैं मिटा रहा, ठीक है, ये तो पहली कंडीशन। इसी में क्या होगा, दूसरी कंडीशन देखो, जैसे गर्मियों का टाइम है, गर्मियों का टाइम है मतलब कि बहुत ज्यादा सनरेज जो है डायरेक्टली पड़ रही है इन भागों में, यानी अगल बगल है, ठीक है, ये मान के चलो एक ही अक्षांश पे है, ये मान के चलो ये एक ही अपने आप में अक्षांश पे है। अब सनरेज आई, ये पानी वाला भाग है, ये स्थल का खंड है, ठीक है। जैसे ही पानी वाला भाग आएगा तो जो गर्मी में रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, यानी वाष्पीकरण, आपने सुना होगा। वाष्पीकरण क्या होता है, जब हीट मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पानी का गैस के रूप में परिवर्तन होना ही तो वाष्पीकरण होता है। नहीं समझे, घर में जाओ, अपना जो गैस है उसको ओपन करो, उसके ऊपर एक डेक रखो, पानी और डाल दो और गैस को फुल आंच में कर दो, तो आपको थोड़ी देर बाद धुआं दिखेगा पानी के ऊपर, वही गैस है, यानी वाटर का गैसियस रूप में चेंज होना, इवेपोरेशन। तो इसको जब गर्मी मिलेगी, सपोज वाष्पीकरण जो होगा, वाष्पीकरण से क्या होगा, जल की सतह से ऊष्मा का निष्कासन होता है, यानी जो जल है यहां से एनर्जी, ऊष्मा निकलने लगती है, तो वाष्पीकरण होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, जल की सतह से ऊष्मा का निष्कासन, ऊष्मा यानी हीट क्या निकलने लगेगी, ठीक है, ऊष्मा का निष्कासन, यानी वो बाहर निकलने लगेगी हीट। वाष्पीकरण होगा तो जल की सतह से क्या होगा, ऊष्मा का निष्कासन। तो स्थलखंड में तो पानी नहीं है, वाष्पीकरण कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। तो जैसे ही ऊष्मा का निष्कासन होने लगेगा तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो शुरू हो जाएगी, यानी शीतलन की प्रक्रिया अपने आप में क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। यानी ऊष्मा का निष्कासन होगा, ऊष्मा के निष्कासन के परिणाम स्वरूप शीतलन की क्या हो जाएगी, प्रक्रिया होगी, ठीक है, यानी वो ठंडा होने लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका परिणाम शीतलन की प्रक्रिया, शीतलन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है, शीतलन की प्रक्रिया। क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी, आप बताइए, जब वाष्पीकरण होगा तो वो उड़ने लग गया ना, एनर्जी, ऊष्मा रिलीज होने लगी, तो जो गर्म था वो अब धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, शीतलन। जैसे ही शीतलन की प्रक्रिया अपने आप में शुरू होती है तो उसके बाद जैसे ग्रीष्म ऋतु में जल की सतह का तापमान स्थल से कम हो जाएगा, यानी जैसे ही गर्मी के दिन आएंगे, यानी अपने आप में गर्मी के दिन आए तो ग्रीष्म ऋतु में जल की सतह का तापमान इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो ग्रीष्म ऋतु में, ये कब चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है, ये ऊपर लिख दो ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मियों के दिनों में। ग्रीष्म ऋतु में जल की सतह का तापमान, जल की सतह का तापमान स्थल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्थल से कम। क्यों, क्योंकि गर्मियों के दिन है, सीधी किरणें पड़ी तो इवेपोरेशन, वाष्पीकरण शुरू होगा तो ऊष्मा निकलने लगेगी तो ठंडा होने लगेगा तो ग्रीष्म ऋतु में जल की सतह का टेम्परेचर, यहाँ का जो टेम्परेचर है यहाँ से अपने आप में क्या होने लग जाएगा, वो कम होने लग जाएगा, ठीक है। यानी ग्रीष्म ऋतु में जल की सतह का तापमान कम हो जाएगा। और बाई चांस ठंडियों का टाइम है, यानी अगर ठंडियों के दिन है, ये तो हो गया, आपको पता चल गया इतने से। इससे क्या पता चला, जब गर्मियों के दिन है, अगर आप स्थल खंड से समुद्र की ओर जाओगे तो आपको टेम्परेचर धीरे धीरे कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक तो जल्दी गर्म होता है, ये धीरे धीरे गर्म होता है, पहला कारण है, बहुत धीरे गर्म होता है, इससे पहला वाला पॉइंट ध्यान रखो। दूसरा, गर्मियों के दिनों में इसके वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो शीतल जल्दी होगा, तो यहां का भाग ठंडा हो जाएगा। अगर बाई चांस ठंडियों का टाइम है, यानी शीत ऋतु अपने आप में आ गई, ठीक है, दूसरा लिखो शीत ऋतु, इसी पॉइंट में, ठीक है। ठंडियों के टाइम में क्या होगा, देखो जैसे ही शीत ऋतु आई, यानी वाष्पीकरण की दर अपने आप में कम
हो जाएगी, यानी क्योंकि ठंडी है मतलब ठंडियों के दिन है तो सनरेज है, सपोज वो साउथ मतलब कहीं दक्षिणी गोलार्ध में कहीं है, तो शीत ऋतु में उतनी ज्यादा हीट नहीं होती है, आपको पता है। तो शीत ऋतु में वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शीत ऋतु में वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, अपने आप में कम हो जाएगी। जैसे ही वाष्पीकरण की दर कम होगी तो अपने आप में जो जल की सतह है इसका तापमान स्थल से अधिक हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, इसका परिणाम क्या होगा, जल की सतह का तापमान, जल की सतह का तापमान स्थल से कम, स्थल से अधिक, सॉरी स्थल से अधिक। यानी अब ध्यान से सुनना, एक चीज इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। बाय चांस ठंडियों के दिन है, ठंडियों के दिन में क्योंकि एनर्जी कम मिलेगी, इसको हीट मतलब कम मिलेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। अपनी गैस ऑन करो, पहले फुल आंच करो, उसको गर्मी मानो, डिम आंच कर दो, उसको क्या मानो, अपने आप में ठंडी मानो। वाष्पीकरण की दर कम होगी तो जल की सतह का तापमान जो हो जाएगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एक प्रकार से स्थल से अधिक हो जाएगा। यानी ठंडियों के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। अब कॉमन सेंस से सोचो, जब बहुत ठंडी होती, कभी आप लोगों ने अपने गांव वगैरह में देखा होगा ना, पानी जो होता है गुनगुना टाइप का होता है, किसका, जो अपने आप में जो नदी वदी गधेरे वगैरह होंगे आपके घर के आसपास, या आप लोग बहुत ठंडी होगी जैसे नदी के आसपास जाते हो तो हल्का वहां ठीक लगता है टेम्परेचर, बहुत ठंडा नहीं लगता। उसका कारण ये है क्योंकि यहां ठंडियों के दिनों में रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो जल की सतह का तापमान स्थल से उस टाइम पे क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। यानी इससे टेम्परेचर यहां अधिक होगा ठंडियों के दिनों में, और गर्मियों के दिनों में यहां का टेम्परेचर कम होगा, यहां का अधिक होगा। उसके पीछे ये कारण है, ठीक है। तो इसके पीछे टोटल कंक्लूजन क्या निकला, पूरा का पूरा रिजल्ट क्या निकला, कहीं भी देखना जहां पर समुद्र या जल का प्रभाव है, यानी समुद्री ऑब्लिक जल सतह का प्रभाव है, सतह का प्रभाव अगर कहीं भी दिखेगा, इसका यह मतलब होगा कि वहां पर वार्षिक तापांतर यानी ईयरली टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है, यानी ताप का अंतर है, वो क्या हो जाएगा, हमेशा उल्टा संबंध होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर का मतलब ईयरली जो टेम्परेचर मैंने बताया था ना तापांतर, अब इसका क्या मतलब होगा, देखो जिस भाग में समुद्र या जल है, जैसे कहीं भी, वहां पर ठंडियों और गर्मियों के टेम्परेचर में उल्टा संबंध होगा। बाय चांस कहीं ये है, यानी जल और स्थल सतह है, तो वार्षिक तापांतर वहां ये ज्यादा होगा तो तापांतर वहां कम हो जाएगा, ये कम होगा तो यहां तापांतर ज्यादा हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर किसी इलाके में टोटल स्थल खंड है, पानी का भाग ही नहीं है, तो क्या होगा, गर्मियों में तो यहां बहुत गर्मी लगेगी। क्यों गर्मी लगेगी, क्योंकि ठंडे वो स्थल खंड जल तो है ही नहीं, और ठंडियों में यहां उतनी ज्यादा ठंड लगेगी। आपके पास ठंडियों में मैंने यहां पे कंडीशन क्या था, ये ठंडियों में ये गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है, ये गर्मी में ठंडा रहेगा ना ये वाला पोर्शन, और ठंडी में गर्म रहेगा। अब कहीं ऐसा पोर्शन है जहां पानी नहीं, स्थल ही नहीं, तो ये गर्मियों में तो बहुत गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा कम होती, स्पेसिफिक हीट। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है जो अंदर तक जाए। तीसरा, तापी कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या है, इसकी कम है, तो ये बहुत गर्म हो जाएगा। जैसे ही ठंडियों के दिन आए, ठंडियों के दिन अपने आप में विशिष्ट ऊष्मा कम है तो सब रिलीज करने में लगा, क्योंकि एनर्जी तो सब रिलीज हो जाएगी ना, तो वाष्पीकरण वगैरह जो सब चीजें हैं इसके प्रभाव के कारण ये अपने आप में ठंडियों के टाइम में क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो वार्षिक तापांतर बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कहीं गर्मियों में पता लगा 50 डिग्री और वहां लगा 10 डिग्री, तो डिफरेंस इसीलिए आता है, ठीक। ये हो गया स्थलीय और जलीय सतह का प्रभाव। तो कहने का मतलब ये है, जहां भी स्थल व जल होंगे उन दोनों जगह के अक्षांशीय स्थिति में टेम्परेचर में डिफरेंस आ सकता है, और ये आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। दूसरी कंडीशन होगी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। तो दूसरा पॉइंट लिखना है आपने, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ठीक है। इससे क्या हो रहा है आपको मैं बताता हूं। देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, सपोज एक कंडीशन है, वो कैसी है, ये सपोज ये आपका अर्थ था, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन थी, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, ये हो गया, ठीक है। अगर नॉर्मल कंडीशन होती, यहां से सनरेज आती, ये सपोज 0 डिग्री पे ऐसे पड़ती, ठीक है, ये कंप्लीट हर भाग में पड़ रहा, देखो सनलाइट हर भाग में पड़ रही, यानी 90 डिग्री रूम पे भी पड़ रही है, 0 डिग्री के इलाके पे भी पड़ रही है उसी तरीके से, और 90 डिग्री नॉर्थ में भी पड़ रही है। अगर ऐसा होता तो, बट रियल में बच्चों ऐसा नहीं है। जो अर्थ है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है, यानी ये ऐसी नहीं है, ये तो हमने काल्पनिक रेखा मान ली, ये ऐसा, ये 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, ये ऐसा था, ये ऐसा है नहीं। रियल में कैसा है वो देखिए, देखिए
तो रियल में एक्चुअली कैसा है, जो ये अर्थ है ये थोड़ी सी झुकी हुई है और वो झुका है वो एंगल है अपने आप में 23.5 डिग्री का। ये ऐसा है एक्चुअली, ये इस प्रकार से है, यानी ये इतना जो है झुका हुआ है। इतना झुका का मतलब ये जो एंगल बन रहा है अपने आप में इस प्रकार से बन रहा है और यहाँ इस प्रकार से, और जो उस टाइम 0 डिग्री होगी वो इस प्रकार से दिखेगी आपको। एक्चुअली ये ऐसा है, ठीक है। और हम क्या मानते हैं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो सभी अक्षांशों पे सूर्य की किरणें क्या पड़ जाती, लंबवत। लेकिन कहाँ पड़ रही है, ये हमने ऐसा मान रखा, लेकिन रियल में डार्क वाली लाइन है ऐसा। तो अब इसमें क्या होता, सपोज ये सन है, यहां से क्या गई बच्चों, रेज गई, यहां से गई, ये गई अपने आप में 0 डिग्री के आसपास गई, ये गई इधर गई, ये सब जगह पड़ रही धीरे धीरे। देखो ये लेकिन ये इससे आगे, और इसी प्रकार से देखना आप लोग, ठीक है। ये इस प्रकार से देखिए, ऐसे पड़ रही, ठीक है। ये अब क्या हो रहा, इस कंडीशन में आप लोग अच्छे से इस फिगर को देखिए, और इस फिगर को देखने के बाद आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। कंक्लूजन क्या, ये वाला एंगल आप लोग देखिए, यहां से यहां है, ये एंगल देखिए आप लोग यहां से यहां है, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री अपने आप में झुकाव है। 23.5 डिग्री झुकाव का मतलब इसको ऐसे बनाना, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये यहां से बनेगा, इस वाले से बनेगा ये, और ये वाला भी बनेगा इस वाले से, इस प्रकार से देखिए। यानी ये बनेगा अपने आप में इस प्रकार से, यानी ये इस प्रकार का है, ठीक है। ये इधर गया है, ये देखना ये। अब इसमें क्या है, ये हम सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये 23.5 डिग्री झुकने के कारण ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 66.5 डिग्री साउथ है। अब ये अपने आप में झुका है। झुका का मतलब जैसे सनरेज यहां से पड़ी, एक भाग इसमें ऐसा है जहां सूर्य की किरणें पड़ ही नहीं रही हैं। अच्छे से देखिए, यानी वो 90 डिग्री जो हमने नॉर्मल माना है ऐसा होना चाहिए। इससे आगे को कई जगह जो से यहां तो पहुंच गई, चलो यहां ये इस वाले भाग में तो पहुंच गई, लेकिन उससे आगे क्रॉस नहीं कर रही है। यहां तो पहुंच गई हैं, इससे आगे क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और यहां वाले में क्या है, इस लाइन से आगे क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री झुकने के कारण जो मैंने पहली लाइन बनाई है, यहां तक तो पहुंची है सारी किरण। अगर मैं इसको ऐसे 23.5 झुका दूं तो इस भाग में सनरेज नहीं पहुंचेंगी, इस वाले भाग में। और एक कंडीशन है उसमें यहां पहुंचेंगी, दूसरी कंडीशन अगली बार बनाएंगे तो यहां पहुंचेंगी। कहने का मतलब एक ही टाइम पे, चाहे गर्मियों का टाइम हो या ठंडी का टाइम, दोनों पोल में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। अगर ग्रीष्म ऋतु है, गर्मियों का समय है, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पहुंच पाती। और ये मैंने ठंडियों का टाइम बनाया है, यहां दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव तक पहुंच रही है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तक नहीं पहुंच रही। इसका क्या मतलब है, 6 महीने जो आप लोग कहते हैं ना, ध्रुव पे अंधेरा रहता है, 6 महीने उजाला रहता है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, वो यही फैक्टर है। जैसे सपोज ये शीतकाल का टाइम है, यानी समर टाइम, विंटर टाइम है, और विंटर टाइम में दक्षिणी गोलार्ध का जो है, यानी जो साउथ पोल है, वहां तक तो पहुंच गई सनरेज, लेकिन ये जो लाइन डाली मैंने, इससे आगे यहां नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सूर्य झुका, अर्थ जो है अपने प्लेट पे, उसमें अक्ष पे झुका हुआ है। तो ये वाला पोर्शन अंधकारमय रहेगा, कब, शीतकाल में। और गर्मियों का टाइम आएगा तो ये जो झुका है, गर्मियों के टाइम में यहां रेज पहुंच जाएंगी, यहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो गर्मियों के टाइम पे ये वाला पोर्शन अपने आप में अंधकारमय रहेगा, यानी क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है, पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे झुकी नहीं होती तो सभी अक्षांश पे 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती। तो ठीक है, पहला नोट करके लिखो, पृथ्वी यदि अपने अक्षांश पर झुकी नहीं होती, अपने अक्षांश पर झुकी नहीं होती, यानी अपने अक्षांश पर झुकी नहीं होती, तो क्या होता, तो सभी अक्षांश पर, पूरा लिखना, तो सभी अक्षांश पर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती। तो सभी अक्षांश पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ये देखो सब जगह लंबवत पढ़ ली ना, जितना है पढ़ रहा है। लेकिन रियल में क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री झुकी है मतलब, तो ग्रीष्म ऋतु, सपोज हम ये मान के चलते कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, सपोज आपके इलाके में ग्रीष्म ऋतु है, यानी उस फिगर को देखना, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, देखो दूसरा पॉइंट वहीं पे लिखना है। सपोज ग्रीष्म यानी गर्मियों का समय है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, यदि आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं, यानी यहां से इधर की ओर जा रहे हैं, 0 डिग्री से 90 की ओर जाने में आपका दिन की अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी क्यों, क्योंकि सूर्य कहां चमक रहा होगा, उस पर कर्क रेखा के ऊपर, दिन की अवधि, यानी कर्क और उसमें दिन की अवधि बढ़ जाएगी। यानी आपका ये शीत ऋतु का है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का उल्टा हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में इसको आगे डाल देना, इसको रोक देना, तो दिन की अवधि अपने आप में बढ़ जाएगी। जैसे ही दिन की अवधि बढ़ेगी तो इस इलाके में जो है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक हो जाएगा, यानी तापमान क्या हो जाएगा, इससे हाई हो जाएगा, यानी तापमान अधिक। तो कहने का मतलब, गर्मियों का जब समय होगा तो 0 डिग्री से आप उत्तरी गोलार्ध की ओर जाओगे तो तापमान क्या है, अपने आप में बढ़ेगा, ये नहीं कह रहा हूं, तापमान अधिक होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है।
दक्षिणी गोलार्ध के कंपैरिजन में उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होगा। अब तापमान ऊपर क्यों जाएगा, बढ़ेगा, ये अलग बात है, ठीक है। तो दिन की अवधि बढ़ेगी, तो दिन की अवधि बढ़ेगी तो ताप अधिक रहेगा किसके कंपैरिजन में, ठंडियों के कंपैरिजन में, वो मतलब है, ठीक है। यानी शीत के कंपैरिजन में लिखो, शीत की तुलना में, ठीक है। और इसी का उल्टा हो गया, बाई चांस शीत ऋतु है, शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु में ये सूर्य कहां चमकेगा, यहां चमकेगा दक्षिणी गोलार्ध में ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा, आप उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं तो दिन की अवधि छोटी, रात की अवधि क्या होगी, बढ़ेगी। रात की अवधि क्या हो जाएगी इस टाइम पे, बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बढ़ेंगे तो यहाँ रात की अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, यानी रात की अवधि में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो 0 डिग्री का इलाका है, यानी जो 0 डिग्री है, वहां पर क्या रहता है बच्चों, वर्ष भर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात रहती है। तो लिखो 0 डिग्री के आसपास साल भर, वर्ष भर 12 घंटे का दिन वह 12 घंटे की रात होती है, ध्यान रखना, ठीक है। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि हमेशा सूर्य की किरणें इस भाग में लंबवत पड़ती हैं, तो इसी वजह से 0 डिग्री के आसपास 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की क्या होती है, रात होती है। अब झुकाव है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है, इसी झुकाव के कारण जो ग्रीष्म अयनान मैंने कल आपको बताया था, यानी अपने आप में समर जो बताया था मैंने आपको, ग्रीष्म अयनान, जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं तो उसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है, यानी जो इंसोलेशन होता है वो हाई होगा। इंसोलेशन अगर हाई होगा तो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होगा, ठीक है। तो ग्रीष्म अयनान में क्या होगा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि ग्रीष्म अयनान में कहां का तापमान अधिक होगा, तो लिखोगे उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक, उत्तरी गोलार्ध का तापमान दक्षिणी गोलार्ध से अधिक, दक्षिणी गोलार्ध से अधिक होगा। एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, क्यों होगा मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। और शीत अयनान में क्या होगा, शीत अयनान, तो लिखो शीत अयनान में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध का तापमान मतलब ग्रीष्म अयनान की कंपैरिजन में कम रहेगा। आपको पता ही है कि शीत अयनान में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है सूर्य लंबवत, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शीत अयनान में तापमान ग्रीष्म अयनान की तुलना में कम होगा, लिख लो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब कोई भी अगर आपसे ये पूछे विषुवत रेखा के आसपास सर्वाधिक ताप क्यों प्राप्त होता है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि 0 डिग्री के आसपास सर्वाधिक ताप क्यों, सर्वाधिक टेम्परेचर क्यों अगर आपसे पूछे, तो इसके दोनों ही आंसर होंगे। एक तो आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट हाई रहता है, उच्च आपतन कोण, लंबवत, ठीक है। दूसरा वर्ष भर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि ध्रुव में जब ग्रीष्म अयनान है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनान है, जब वहां 24 घंटे का दिन हो रहा है, क्योंकि दिन भर सूर्य की किरण वहां लंबवत पड़ी रहती है, ठीक है, यानी 6 महीने की रात, 6 महीने की दिन वाला कॉन्सेप्ट है, तब भी वहां पर अपने आप में जो है गर्मी क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो लिखो ग्रीष्म अयनान में उत्तरी मतलब ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की दिन या 24 घंटे का दिन लिख दो, क्योंकि 6 महीने का दिन भर धूप ही हुआ है, ठीक है, तो 24 आवर के दिन के बाद भी गर्मी क्यों नहीं होती, यानी के बाद भी तापमान हाई क्यों नहीं होता, के बाद भी टेम्परेचर हाई क्यों नहीं होता है। इसके भी 2 कारण, एंगल ऑफ इंसिडेंट कम है, क्योंकि सूर्य की किरण आपतन कोण जो है तिरछा पड़ रहा, एक ये आपतन कोण की वैल्यू कम है। दूसरा इस भाग में एल्बिडो हाई है, कल ही बता रखा है, एल्बिडो हाई है, क्यों, क्योंकि हिमाच्छादित सतह है, कल बताया था, जहां बर्फीली सतह होगी वहां हिमाच्छादित सतह का एल्बिडो क्या रहता है, हाई होता है, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है, तो टेम्परेचर अवशोषण एब्जॉर्ब नहीं कर पाता बल्कि रिफ्लेक्ट ज्यादा होता है। इसी कारण यहाँ लंबे दिन होने के बाद भी उतना तापमान प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे। अब लास्ट के 2 कॉन्सेप्ट और बचते हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। एक तो ऊंचाई, ठीक है, तीसरा फैक्टर लिखो ऊंचाई यानी हाइट, जो तापमान को प्रभावित करती है, तापमान को प्रभावित करती है, ठीक है। ये नॉर्मल है, देखो सपोज ये आपका स्थल खंड है, मतलब जल खंड, ये आया, ये आपका स्थल है, ठीक है, ये वाला भाग यहाँ से सन ले जाई और यहाँ से ऊंचाई आई, ये पहाड़ी इलाका है ये। अब यहाँ क्या होगा,
इसके कंपैरिजन में तापमान कम रहता है। देहरादून के कंपैरिजन में मसूरी का तापमान कम है, सुना तो होगा। हल्द्वानी के कंपैरिजन में नैनीताल का कम है, सुना तो होगा। कोटद्वार के कंपैरिजन में पौड़ी का टेम्परेचर कम है, सुना तो होगा या नहीं सुना है। ये क्यों होता है देखिए, क्योंकि जैसे ही आप ऊंचाई वाले भागों में जाओगे, यानी इस भाग में, यानी टॉप के इलाकों में जैसे जाओगे, तो वहां पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां के कंपैरिजन में कम होगा। तो लिखो ऊंचाई वाले भाग में, ये भाग में गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो जो गैसेज हैं, जो वायु है, उसको अपनी ओर कम खींचेगा। कौन? फोर्स, ठीक है। तो वायु क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। तो वायु क्या हो जाएगी, विरल। विरल मतलब होता है, एक तो सघन होता है डेंस, एक विरल होता है खाली खाली, ठीक है। वायु क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। या वायु विरल लिखो या आप गैसेस जो भी लिखते हो, यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल कम होगा तो वायुमंडल में गैसों की सघनता लिख दो। वायुमंडल में गैसों की सघनता यानी वायु विरल का ब्रैकेट में लिखो, वायुमंडल में गैसों की सघनता, डेंसिटी, ठीक है। गैसों की सघनता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा फैली होंगी। तो गैसों की सघनता कम होगी तो जो ऊपर से आने वाली रेज हैं उनको एब्जॉर्ब क्या करेगा, कम करेगा। और जो यहां से वापस जा रही हैं उसको भी एब्जॉर्ब कम करेगा, क्योंकि सघन है, फैली फैली है, ठीक है। तो लिखो सूर्य तप व पृथ्वी से जाने वाली रेडिएशन यानी विकिरण का अवशोषण क्या होगा, कम होगा। अब अवशोषण कम होगा, अवशोषण जैसे ही कम होगा तो इन भागों में अपने आप स्वाभाविक सी बात है कि अवशोषण कम हो रहा है, वो सब रिफ्लेक्ट कर दे रही है, ऊपर भेज दे रही है, तो वहां गैस ही नहीं टिक पा रही। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां अपने आप में क्या होगा, जो यहाँ का टेम्परेचर है वो यहाँ के कंपैरिजन में कम होगा। इसके पीछे यही कारण है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो मेनली हमारा वायुमंडल गर्म होता है वो ऊपर से आने वाली किरणों से न होकर पृथ्वी से जो लौट के जा रही है उससे ज्यादा होता है। तो ये पृथ्वी जो नीचे है, सतह के जो करीब है, वो जल्दी यहाँ से लौटने वाली जो विकिरण रेडिएशन है उसके संपर्क में आएगी और ये देर में संपर्क में आएगी। इस वजह से भी अपने आप में टेम्परेचर में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, ठीक है। तापमान इसीलिए यहाँ का ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों का कम रहता है। और लास्ट फैक्टर है बादल व जलवाष्प का प्रभाव। लास्ट फैक्टर लिखो, बादल व जलवाष्प का प्रभाव, ठीक है। बादल व इवेपर, ठीक है, जलवाष्प का प्रभाव। देखो जलवाष्प का प्रभाव, इससे क्या सीखोगे, सपोज किसी इलाके में आपके बादल लगे हैं ऐसे, ठीक है, और ये नीचे अपने आप में स्थल खंड है, यानी ये जल खंड है और ये स्थल खंड है। यहां से आई सनरेज, यानी अपने आप में सौर रेडिएशन आई इधर से, ठीक है। तो बादल हैं तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। और ये सपोज इस प्रकार से बादल ये यहां से वापस जा रही हैं तो ये भी इसको क्या कर देनी, ब्लॉक कर देनी। यानी जहां पर बादल होंगे या जलवाष्प होगी, बादल ऑब्लिक जलवाष्प, जिन इलाकों में बादल और जलवाष्प की मात्रा होगी, पहले तो सनरेज का क्या करेगा, विकिरण को, जहां जलवाष्प और बादल होंगे वहां ये क्या करेगा, सनरेज मतलब जो रेडिएशन आ रहा उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो अर्थ पे पहुंचने से पहले, सरफेस से पहुंचने से पहले क्या हो जाएगा, चीजों को रोक लेगा, तो यहाँ पर कम गर्मी लगेगी। और जैसे ही ये बैग जाने लगेगा तो क्योंकि बादल है, बैग जाने पर भी क्या करेगा, ऊपर मैंने क्या कहा, जो अर्थ भी रेडिएशन को क्या करती, इमिट करती, इमिशन होता है। तो जैसे ही वो निकालेगा बाहर, वो बादल है फिर उसको क्या कर देगा, कैप्चर कर लेगा, यानी अपने आप में बाहरी वायुमंडल में भेज के नीचे ही रखने देगा। तो जहां पर भी बादल लगे होते हैं, आपने देखा होगा उमस होती है। उसका मेन कारण यह है कि जब ऊपर से यहां से सनरेज आई, पहले तो इसने ब्लॉक किया, लेकिन जितना भी यहां पहुंचा सतह पे, जब ये सतह से वापस जाने लगेगा तो ये बादल क्या कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये नीचे का वायुमंडल क्या हो जाएगा, गर्म होगा। तो जहां पर बादल ऑब्लिक जलवाष्प होगा वहां का दैनिक तापांतर क्या होगा, कम होगा। मतलब दैनिक तापांतर से उल्टा संबंध है, तापांतर, ठीक है। सपोज ये दिन का समय है, कौन सा समय है, दिन, और ये रात का टाइम है। दिन के समय में बादलों ने इसको ब्लॉक कर दिया, बादलों ने ब्लॉक किया तो सपोज यहाँ 20 डिग्री का टेम्परेचर मिला नीचे, ठीक है, दिन के समय में। रात के समय में बादल हटे नहीं, ये बैग जाने की सोच रहे थे, अब बादल हटे नहीं, बादलों ने ब्लॉक कर दिया। तो अगर सीधे बैग जाते तो गर्मी नहीं होती, लेकिन बादलों ने ब्लॉक कर दिया तो बहुत ज्यादा इसको क्या हुआ, टेम्परेचर में कमी नहीं आई। दिन में 20 था तो रात को 18 डिग्री या 16 डिग्री या 15 डिग्री रहा होगा। तो 3-4 डिग्री का अंतर आएगा दैनिक तापांतर में। इसीलिए सुना होगा आपने, गर्मी कोई जब बादल वगैरह
वगैरह लगते हैं, आप लोग कहते हैं उमस हो रही है बादल, और जब मौसम साफ होता है तो आपको उतनी उमस नहीं लगती है, आपको ठंड लगने लगती है जब मौसम साफ होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज होती है। अगर सपोज रेगिस्तानी इलाका है, जहां रेगिस्तान है, रेगिस्तान में खुद बताइए जिस इलाके में रेगिस्तान होगा वहां ऊपर से क्या आपके बादल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। रेगिस्तानी इलाका है तो रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता है? दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा हाई होता है। यानी कभी आपने सुना रेगिस्तान में जितना दिन में गर्म होगा उतनी ठंड रात में होती है? ऐसा क्यों होता है? देखो, दिन के समय बादल नहीं है, बहुत गर्मी मिली नीचे, ठीक है, रेगिस्तान में। रात के समय बादल नहीं, जितनी मिली थी सब वापस चलेगी। यानी दिन में अगर 50 डिग्री है तो रात को क्या हो जाएगा? 10 डिग्री हो जाएगा, यानी 40 डिग्री का अंतर अपने आप में आ जाएगा। तो नोट करके लिखना है, रेगिस्तानी इलाकों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। नोट करके लिखो, रेगिस्तानी इलाकों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है क्योंकि आप बादल व जलवाष्प की अनुपस्थिति होती है, क्योंकि बादल व जलवाष्प की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। जितना भी ये थोड़ा तेज था आप समझ गए होंगे। फिर मिलता हूं आपको अगली क्लास में, थोड़े कॉन्सेप्ट को मैं और मतलब सही कर दूंगा आपके। अपना ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।